सक्सेस कैप्सूल। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाला है दैट इज़ डेटा सफिशिएंसी। देखिए, डेटा सफिशिएंसी कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, ये कुछ टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, इस पर बेस्ड डेटा सफिशिएंसी आपसे पूछा जा सकता है। ब्लड रिलेशन बेस्ड डेटा सफिशिएंसी आपसे पूछा जा सकता है। रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ मिल सकते हैं। डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। पजल्स पर भी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस बनते हैं। और टाइम बेस्ड क्वेश्चंस, टाइम एंड डेट बेस्ड क्वेश्चंस, इस पर भी आपको डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इन टॉपिक से संबंधित आपको यहाँ प्रश्न दिए जाते हैं और क्वेश्चन के नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और उसके नीचे कुछ 2-3 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। हमें ये करना होता है कि उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर ये फाइंड आउट करना होता है कि जो गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं उनमें से किस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से हम अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी के जनरली क्वेश्चन करने के लिए इन सभी टॉपिक के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो इसके नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आपको इस डेटा सफिशिएंसी के टॉपिक से मिल जाते हैं। तो आइए चलिए ज़रा शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है, अमंग PQRS विच स्कूल हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें ये फाइंड आउट करना है विच स्कूल हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन यही है, हाईएस्ट स्टूडेंट किस में है। हाईएस्ट मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टूडेंट किस में है, ये हमें निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया, स्कूल P हैज़ फ्यूअर स्टूडेंट्स दैन स्कूल S। स्कूल P के पास स्कूल S से कम स्टूडेंट हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्कूल P के पास S से कम है, इसका मतलब P के पास ज़्यादा है, तो S के पास ज़्यादा है और P के पास कम है। ठीक है, ये हमें पहली इंफॉर्मेशन मिली। ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली, तो स्कूल R हैज़ फ्यूअर स्टूडेंट दैन स्कूल S। R के पास S से कम स्टूडेंट हैं, यानी S से कम स्टूडेंट R के पास हैं। अब चूंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ PQRS 4 स्कूल से, और इन दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट में Q के बारे में कोई डेटा गिवन नहीं है। यहाँ केवल 3 के बारे में पता है, S, P और R। इन तीनों में S के पास ज़्यादा है, लेकिन Q के कंपैरिजन में किस S ज़्यादा है या कम है ये हमें पता नहीं है। यानी अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में मिला भी दें तो भी अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे हम। यानी यहाँ हम आंसर करेंगे कि डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर इज इनसफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन मिलेगा, data in both statement 1 and 2 together are insufficient to answer the given question. Data in both statement 1 and 2 together are insufficient to answer the given question. दोनों को मिलाकर भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए आइए ज़रा बढ़ते हैं इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखिए, आपके स्क्रीन पर आया है, ज़रा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज A रिलेटेड टू D। तो क्वेश्चन है हाउ इज A रिलेटेड टू D। अब देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन बेस्ड, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने क्वेश्चन का आंसर हम परफेक्टली तब बता सकते हैं जब हमें A का जेंडर पता हो, और ध्यान रखना D से A की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
तो अब आइए ज़रा देखते हैं क्या ये दोनों जानकारियां हमें स्टेटमेंट्स में अपनी मिल रही हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमें मिला है ए इज़ द फादर, एज फादर बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। एज फादर बी, ए का फादर बी है, इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ये सी का भाई है। सी इज़ डीज वाइफ, सी किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। सी किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है, तो डी पति हो गया। अब देखिए पहली स्टेटमेंट में डी की वाइफ और वाइफ का ब्रदर यानी ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ का चाइल्ड है ए, लेकिन यहाँ हमें ए का जेंडर नोन नहीं है। ए के जेंडर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो चूंकि हमें ए के जेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, यानी हम फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन से तो अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। पहला अलोन तो सफिशिएंट नहीं है। आइए चलिए ज़रा सेकेंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ए इज़ द सन ऑफ बी, ए बेटा है, किसका बेटा है? बी का बेटा है। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी भाई है, किसका भाई है? सी का भाई। एंड सी इज डीज वाइफ, सी पत्नी है, किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। तो सी पत्नी है किसकी? डी की पत्नी है। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखना, तो क्या हमें ए का जेंडर मिल गया? तो यस, हमें ए का जेंडर मिल गया है। अब देखो डी की वाइफ, वाइफ का ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, और डी के ब्रदर इन लॉ का सन। ब्रदर इन लॉ का सन कहला रहा है नेफ्यू, यानी हमारा आंसर आ गया ए इज़ नेफ्यू ऑफ डी। और इस आंसर को निकालने के लिए हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट ही इनफ है, हमें फर्स्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा क्वेश्चन का आंसर केवल सेकेंड स्टेटमेंट से हमें मिल गया, हमें फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अगर हम यहाँ आंसर करना चाहें तो हम आंसर करेंगे ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 पर्याप्त है, एक की कोई ज़रूरत अभी हमें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तो देखिए कुछ इस तरीके से काम करना होता है। पहले हमें दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली चेक करना होता है अगर हमें 2 स्टेटमेंट मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा ज़रा नेक्स्ट। 5 letters B, C, D, E, F are arranged from left to right according to certain conditions. Which letter is placed third? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है which letter is placed third. हमें तीसरे स्थान पर कौन सा लेटर आ रहा है, बस इसका निकालना है। तीसरे स्थान पर आने वाला लेटर कौन सा होगा, हमें इसका पता लगाना है। ठीक है, चलिए तो ज़रा देखते हैं। स्टेटमेंट है पहला, D इज प्लेस्ड सेकेंड टू द राइट ऑफ B। तो B के सेकेंड राइट में D है, तो B के राइट साइड दूसरा D। C इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ D। तो D के इमीडिएट राइट में कौन है? D के इमीडिएट राइट में C है, तो D के राइट साइड रख लिया C को। देयर आर ओनली 2 letters बिटवीन F एंड D। F और D के बीच केवल 2 लेटर हैं, F और D। अब देखो चूंकि 5 लेटर हैं, D के राइट साइड एक को छोड़े तो 5वां यही हो जाएगा, है ना? तो एक लेटर के बाद एक ही आ सकता है, यानी D और F के बीच आने चाहिए 2, तो राइट हैंड साइड तो F पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब D के 2 लेटर लेफ्ट में छोड़ दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड हम किसे रख सकते हैं? F को रख सकते हैं। तो D के राइट साइड 2 लेटर का स्पेस के बाद F नहीं रख सकते, क्योंकि टोटल 6 स्पॉट बन जाएंगे, हमें केवल 5 स्पॉट बनाना है B, C, D, E, F के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड F को नहीं रख रहे, तो हमने D 2 लेटर लेफ्ट हैंड साइड छोड़कर किसे रख लिया? F को। अब देखिए F, B, D, C आ गए, बचा कौन? E आ गया। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि विच लेटर इज प्लेस थर्ड, तीसरे स्थान पर कौन सा लेटर आ रहा है, तो देखो E आ रहा है, हम आंसर कर सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से, यानी पहला वाला तो सफिशिएंट है, पहला वाला सफिशिएंट है। आइए इसी तरह दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमें मिल रहा है E इज एग्जैक्टली बिटवीन B एंड D।
E है B और D के बीच, अब यानी E के किसी एक साइड B D में से एक होगा और दूसरी साइड कोई दूसरा होगा। ये तो बताया नहीं अभी E के लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, ये अभी नोन नहीं है, लेकिन बताया गया कि B और D के बीच में कौन है, E है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, नीदर B नॉर D इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द अरेंजमेंट, यानी ये B और D में से कोई भी एंड पर नहीं है। अगर ये एंड पर नहीं है इसका मतलब इसके राइट में कोई होगा, और अगर ये वाला एंड पर नहीं है यानी इसके लेफ्ट में भी कोई होगा, तभी तो ये दोनों एंड पर नहीं आएंगे। यानी इस वाली सीट के राइट में भी कोई होगा और इस वाली सीट के लेफ्ट में भी कोई होगा। ठीक है, देखो हमारी अरेंजमेंट अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन आपसे सवाल जो पूछा गया है दैट विच लेटर इज प्लेस्ड थर्ड, तीसरे स्थान पर कौन सा लेटर है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान तो फिक्स हो गया ना, तीसरे स्थान पर कौन है, ई है। यानी कि अपने क्वेश्चन का आंसर हम दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअली दे सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअली दिया जा सकता है। यदि अपने क्वेश्चन का आंसर दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअली दिया जा सकता है तो यहां हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन, अकेला ही काफी है, और सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेला पहला काफी है या अकेला दूसरा काफी है, दोनों से हमारे क्वेश्चन का तो आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, और देखते हैं चौथे क्वेश्चन को क्या किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए, तो चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 6 persons LMNOPQ are sitting around a circular table facing the center. What is M's position with respect to Q? तो टोटल 6 लोग हैं और 6 लोगों में M की पोजीशन निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू Q, पोजीशन ऑफ M विथ रेस्पेक्ट टू Q। चलिए, तो केस नंबर 1, ये मैंने 6 लोगों की सर्कुलर सीट बना ली। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली 2 persons सिट बिटवीन N एंड P, N और P के बीच 2 व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये दोनों आमने सामने होंगे, किसी भी साइड से देखो, इधर से भी 2 व्यक्ति, इधर से भी 2 व्यक्ति, तो N और P तो आमने सामने आ गए। Q इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के सेकेंड लेफ्ट में Q आ जाएगा, तो यहां हमने रख दिया Q को। O एंड M आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, O और M एक दूसरे के इमीडिएट हैं, लेकिन इमीडिएट में कौन सा लेफ्ट में है और कौन सा राइट में है इसका तो पता ही नहीं। अगर इस सीट पर O हुआ तो नीचे वाली सीट पर M आ जाएगा, और अगर नीचे वाली सीट पर O हुआ तो ऊपर वाली सीट पर M आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास टोटल 6 पर्सन्स थे, LMNOPQ, L आ जाएगा। अब चूंकि M की सीट अभी फिक्स नहीं हुई पहले स्टेटमेंट से, तो Q के रेस्पेक्ट में M की सीटिंग पोजीशन तो निकाल ही नहीं सकते। Q के सेकंड लेफ्ट में भी हो सकता है और Q के थर्ड लेफ्ट में भी M हो सकता है, यानी जो पहली इंफॉर्मेशन है उससे M के लिए 2 आंसर आ रहे हैं, कोई कंफर्म आंसर नहीं मिला। कंफर्म आंसर नहीं मिलने का मतलब कि पहला अलोन तो सफिशिएंट नहीं है, पहला अलोन सफिशिएंट नहीं है। आइए चलिए जरा बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट की ओर। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो बोला गया M इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ O, M इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ O, O के इमीडिएट राइट में M है, तो O के राइट साइड रख दिया M को। देयर आर ओनली 2 persons बिटवीन L एंड M, L और M के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो M 2 व्यक्ति को छोड़कर यानी ठीक सामने L आ जाएगा, 2 व्यक्ति को छोड़कर ठीक सामने L आ जाएगा। और Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ L बट नॉट ऑफ O, Q जो है वो L का पड़ोसी तो है लेकिन O का नहीं है। O का नहीं है मतलब Q यहाँ नहीं है, लेकिन L का पड़ोसी है, इस वजह से Q यहाँ है। अब देखो तो क्या Q और M दोनों की सीट फिक्स हो गई ना, तो क्या Q के रेस्पेक्ट में M की पोजीशन निकाल सकते हैं? कैसे? तो Q का फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में M आ रहा है, Q के सेकंड लेफ्ट में कौन है? M।
तो हम कह सकते हैं m इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ q, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यदि आ गया है, यानी हमारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए केवल सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी यहां हम आंसर करेंगे ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, ओनली सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। फर्स्ट से m की सीट फिक्स नहीं हो पा रही थी, इसलिए m की पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते थे। यहाँ m और q दोनों की पोजीशन फिक्स हो गई, तो यहाँ हम आंसर कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा केवल सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है अपने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन 5 पर, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ x, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ x। हमें ये निकालना है, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली, x इज द मदर ऑफ y, x इज द मदर ऑफ y, y की माँ कौन है x, एंड इज मैरिड टू द ब्रदर ऑफ z, एंड इज मैरिड टू द ब्रदर ऑफ z, और x की शादी हुई है z के भाई से, x की शादी हुई है z के भाई से। तो क्योंकि x की शादी हुई है z के भाई से, तो ये x का हस्बैंड, और ये इसका जेंडर नहीं पता, तो z मेल भी हो सकता, फीमेल भी हो सकती, मेल और फीमेल दोनों हो सकती हैं। तो ये ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि z का जेंडर अभी पता नहीं है। हु इज अ फीमेल, अच्छा ये भी मेंशन्ड है, z इज अ फीमेल, तो z तो फीमेल है, इसका मतलब z तो सिस्टर इन लॉ है, x की सिस्टर इन लॉ, x के हस्बैंड की सिस्टर है, ननद है, सिस्टर इन लॉ है, हमें तो ब्रदर इन लॉ ढूंढना है, ठीक है। यानी कि पहला स्टेटमेंट अलोन तो सफिशिएंट नहीं है, पहले हमने अलोन चेक करना चाहिए, अलोन सफिशिएंट कोई है या नहीं। अगर दोनों में से कोई भी अलोन सफिशिएंट नहीं है, तो फिर दोनों को कंबाइंड करके देखा जाएगा, क्या कंबाइंड करने के बाद ये सफिशिएंट हो सकते हैं या नहीं। तो अभी अलोन चेक कर रहे हैं, तो सेकेंड अलोन देखते हैं। U एंड W आर ब्रदर्स ऑफ Z, U और W क्या है, Z के भाई हैं, U और W ये दोनों Z के भाई हैं। T इज वाइफ ऑफ W, T वाइफ है, किसकी वाइफ है, W की पत्नी, T W की पत्नी है। तो क्या यहाँ तो हमें X का ब्रदर इन लॉ चाहिए, X तो है ही नहीं, यानी सेकेंड स्टेटमेंट अलोन से भी काम नहीं चला। जब सेकेंड अलोन से भी काम नहीं चला, तो अब क्या किया जाए, दोनों को कंबाइन किया जाए, दोनों को क्या किया जाए, कंबाइन किया जाए। कंबाइन करते हैं तो Z के दो भाई आने चाहिए, U और W, तो Z का एक भाई W, और W की शादी हुई T से, Z का एक भाई W की शादी T से, और Z का दूसरा भाई कौन, U, तो ये भी तो एक भाई है ना Z का, ये भी एक भाई है Z का, तो यहाँ कौन आ जाएगा, U। तो अब देखिए क्या X का ब्रदर इन लॉ पता चल रहा है, X के हस्बैंड, हस्बैंड का ब्रदर कौन आया, W आया, यानी X का ब्रदर इन लॉ कौन आया, W आया, यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर कब आया, क्या सिर्फ पहली स्टेटमेंट से आया, नहीं, क्या सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट से आया, नहीं, दोनों को कंबाइन करने के बाद आया। तो अब इस पर्टिकुलर केस में हम आंसर क्या करते हैं, इफ डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स, डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 together, 1 and 2 together are necessary to answer the given question, necessary to answer the given question। यानी हमारे प्रश्न का जवाब देने के लिए हमें इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा, और कंबाइन करने के बाद ही हम अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए अब जरा बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन को देखते हैं।
छठा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पुनीत्स रैंक फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास। तो देखो शॉर्ट में मैं बस लिख रहा, पुनीत की रैंकिंग टॉप से क्या है, ये हमें चाहिए। अब देखो पहला इंफॉर्मेशन क्या है, इन अ क्लास ऑफ 40 चिल्ड्रन, इन अ क्लास ऑफ 40 चिल्ड्रन यानी टोटल 40 हैं बच्चे, पुनीत इज 28 फ्रॉम द बॉटम, पुनीत इज 28 फ्रॉम द बॉटम। तो अब देखो इससे तो आराम से निकाल सकते हैं पुनीत के टॉप की पोजीशन, टोटल पता बॉटम पता, तो क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल प्लस 1 माइनस बॉटम, ये हमें टॉप की पोजीशन निकाल कर दे देगा। तो टोटल है 40 और एक जोड़ दिया 41, 41 में से 28 घटा लो तो पुनीत के टॉप की रैंकिंग आ जाएगी 13। तो पुनीत की रैंकिंग टॉप की आ जाएगी 13, यानी पहले स्टेटमेंट से तो अपने क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। तो फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, ये तो है ही है। अब चेक करते हैं क्या सेकंड से भी आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है पुनीत इज 8 रैंक्स बिलो सुमन, सुमन के 8 रैंक नीचे है, 8 रैंक नीचे है कौन, पुनीत। लेकिन इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में ना ही हमें सुमन के टॉप की रैंकिंग पता है, ना ही क्लास की टोटल स्ट्रेंथ पता है। जब कुछ पता ही नहीं है तो पुनीत की रैंकिंग टॉप से क्या होगी ये भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कि पुनीत की रैंकिंग टॉप से कितनी है ये सेकंड वाली स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा। तो जब ये नहीं पता चल रहा है यानी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो हम आंसर करेंगे डेटा ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, यानी अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, दूसरा सफिशिएंट नहीं है, while the second one is insufficient। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड बेसिक्स का पता हो ना तो ये काम काफ़ी आसानी से की जा सकती है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्वेश्चंस ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये IBPS PO में लगभग इसके 3 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो 7वां क्वेश्चन क्या है, 8 persons JKLMNOPQ आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 8 व्यक्ति हैं, पूछा गया सवाल क्या है, हु इज ऑपोजिट ऑफ ओ, ओ के सामने कौन है, ओ के सामने कौन है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट, 8 जनों की सीट बना लो, ये हमने 8 लोगों की सीट बना ली और हमें चाहिए ओ के सामने कौन। तो पहला स्टेटमेंट है ओ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो एम को कहीं बिठाओ और एम के सेकंड लेफ्ट में ओ को बिठा लिया। हु इज द नेबर ऑफ जे एंड एल, हु मतलब एम इज द नेबर ऑफ जे एंड एल, तो एम के नेबरिंग सीट पर जे और एल है, एम के नेबरिंग सीट पर जे और एल है। तो क्या इससे पता चला कि ओ के सामने कौन, नहीं पता चला। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, P इज अपोजिट M, P इज अपोजिट M, अब मैं इसे अलग बना रहा हूं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, P इज अपोजिट M, P M के सामने, एंड इज नेबर ऑफ K एंड N, और P नेबर है किसका, K N का। लेकिन यहां ये भी मेंशन नहीं कि इनमें से लेफ्ट में कौन है P के और राइट में कौन है। अब चूंकि सेकेंड स्टेटमेंट में O नहीं यानी सेकेंड अलोन भी सफिशिएंट नहीं, तो ना ही फर्स्ट अलोन सफिशिएंट निकला ना ही सेकेंड अलोन सफिशिएंट निकला। अब क्या किया जाए, दोनों को कंबाइंड करके देखा जाए, क्या दोनों को कंबाइंड करने के बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो आइए चलिए जरा दोनों को कंबाइंड करके देखते हैं। तो देखिए M के ठीक सामने P को रख लेना है, M के ठीक सामने P को रख लिया, और P का नेबर कौन कौन है, K और N है, यानी P के एक साइड K और N में से एक होगा और दूसरी साइड K और N में से दूसरा होगा, ठीक है।
क्लियर है ना? ध्यान से देखिए, लगभग 7 जनों का अता पता लग गया। कौन सा ऐसा पर्सन है इनमें से जिसका पता नहीं चल रहा है? वो पर्सन है क्यू। देखो क्यू की सीट कहीं भी अभी नहीं आई है, यानी जो आखिरी बची सीट होगी उसी पर तो क्यू आएगा, और अगर उसी पर क्यू आएगा तो ओ के ठीक सामने कौन सा पर्सन बैठा है? ओ के ठीक सामने बैठा है क्यू, यानी ओ के अपोजिट कौन बैठा है? क्यू बैठा है। तो अगर ओ के अपोजिट क्यू बैठा है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। लेकिन इस आंसर को निकालने के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी यहाँ हमारा आंसर होगा डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर, दोनों एक साथ चाहिए, आर नेसेसरी टू आंसर, आर नेसेसरी टू आंसर। दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन करेंगे तब जाकर हम ये कंफर्म बता सकते हैं कि ओ के सामने कौन बैठा है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस बात पे होते हैं? वो सोचते हैं हमारी अरेंजमेंट तो 100% कंफर्म नहीं हुई। लेकिन हमें अपने अरेंजमेंट को 100% कंफर्म नहीं करना है, हमें अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि ओ के अपोजिट कौन है। ठीक है, ओ के अपोजिट कौन है, ये बस फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8th क्वेश्चन को। हाँ आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग ए बी सी डी ई इज द शॉर्टेस्ट बट वन। देखिए शॉर्टेस्ट बट वन का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट होता तो सबसे छोटे की बात होती, लेकिन शॉर्टेस्ट बट वन का मतलब होता है कि सेकंड शॉर्टेस्ट, यानी छोटे में दूसरा कौन है, सबसे छोटा नहीं, उससे जस्ट बड़ा वाला, यानी सेकंड प्लेस पर कौन आएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट बट वन का मतलब होता है सेकंड शॉर्टेस्ट, सेकंड शॉर्टेस्ट, ये निकालना है। तो दिमाग में ये रखिएगा, क्वेश्चन क्योंकि क्लियर नहीं होगा तो आप आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए पहला काम क्वेश्चन को क्लियर करना है। क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है वो देख लो। तो हमें निकालना है सेकंड शॉर्टेस्ट। आइए चलिए ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या है 8वां। पहला, B इज टॉलर दैन D एंड E, B इज टॉलर दैन D एंड E। तो B लंबा है किससे किससे? D से भी और E से भी, दोनों से लंबा है। इन दोनों में लंबा कौन है अभी नहीं पता, लेकिन ये B जो है दोनों से लंबा है। ठीक है, तो क्या इससे आंसर पता चलेगा शॉर्टेस्ट कौन है? नहीं, तो पहला स्टेटमेंट तो सफिशिएंट नहीं। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट क्या है ये देखो, दूसरे स्टेटमेंट ने ये बोला सी इज शॉर्टर दैन E एंड A। C छोटा है किससे? E से और A से, इन दोनों से छोटा है कौन? C। और D और E से बड़ा कौन है? B। अब देखो मामला यहाँ नहीं अटक रहा, मामला यहाँ अटक रहा है कि चलो E से बड़ा है B, E से बड़ा है B तो C से भी बड़ा होगा, लेकिन D और C में छोटा कौन बड़ा कौन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा, यानी दोनों को कंबाइंड करके भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इन दोनों को कंबाइंड करके भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ हमारा आंसर होगा डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट, डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 together is insufficient to answer the given question, to answer the given question। यानी इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर भी हम अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं ज़रा 9th स्टेटमेंट की ओर। 9वें स्टेटमेंट को देखते हैं। तो सेकंड शॉर्टेस्ट C और D में से कौन है कंफर्म नहीं किया जा सकता। ओके, 9th क्वेश्चन है हाउ इज P रिलेटेड टू Q। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज P रिलेटेड टू Q। देखो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में इस पर्सन के जेंडर का पता होना ज़रूरी है। जेंडर कंफर्म होगा P का तभी हम आंसर कंफर्म कर पाएंगे, अदरवाइज हम आंसर कंफर्म नहीं कर सकते। तो आइए देखिए ज़रा यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या है,
आर हैज़ 2 डॉटर्स, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है आर हैज़ 2 डॉटर्स, आर की 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं। चलो भाई, ये आर है और आर की 2 बेटियां। आर हैज़ 2 डॉटर्स एंड एस इज वन ऑफ देम हु इज मैरिड टू पी। ओके, आर की 2 बेटियां हैं, उनमें से एक बेटी एस है। आर की 2 बेटियों में से एक बेटी एस है और एस की शादी पी से हुई है। अब चूंकि एस की शादी पी से हुई है, इसका मतलब पी का जेंडर तो मेल होगा। लेकिन देखो, इस पहले स्टेटमेंट में क्यू का कहीं जिक्र है ही नहीं, क्यू कौन है, कहाँ है। तो क्यू और पी के बीच का रिलेशन पहले स्टेटमेंट से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में क्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं जरा। सेकेंड क्या है? आर इज द मदर ऑफ क्यू। क्यू की माँ कौन है? आर है, ठीक है। क्यू की मदर है आर। हु इज यंगर सिस्टर ऑफ एस, यानी क्यू सिस्टर है किसकी? एस की। तो क्यू यंगर सिस्टर है किसकी? एस की, और आर मदर है क्यू की। अब इसमें क्यू तो आ गया लेकिन पी नहीं आया, यानी ये सेकंड अलोन से भी आंसर नहीं कर सकते। तो आंसर फर्स्ट अलोन से नहीं होगा, सेकंड अलोन से भी नहीं होगा। अब जरा दोनों को कंबाइंड करके देखते हैं, क्या कंबाइंड करके अपने क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है या नहीं। तो आइए दोनों को कंबाइंड किया जाए। तो जब दोनों को कंबाइंड करोगे तो एस की सिस्टर क्यू है, एस की सिस्टर क्यू है और आर इसकी मदर है। तो अब क्या क्यू से पी की ओर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। क्यू की सिस्टर और सिस्टर का हस्बैंड। सिस्टर का हस्बैंड कहलाता है ब्रदर इन लॉ, यानी पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। पी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, यानी हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमारे आंसर को निकालने के लिए हमें इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में क्या करना होगा? कंबाइन करना होगा। तो अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के बाद आंसर आ रहा है तो हम आंसर करेंगे डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। आर नेसेसरी टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। 10वें क्वेश्चन को देखिए। ओके, 10th क्वेश्चन नाउ, हाउ मेनी सिस्टर्स डज प्रीति हैव। तो हमें 10वें क्वेश्चन में पूछा गया प्रीति की कितनी सिस्टर हैं। प्रीति की नंबर ऑफ सिस्टर्स, नंबर ऑफ सिस्टर्स। चलो देखा जाए कितनी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रीति's पेरेंट्स हैव 4 चिल्ड्रन। तो प्रीति के जो पेरेंट्स हैं, प्रीति के जो पेरेंट्स होंगे, इनके 4 बच्चे हैं। एक तो प्रीति हो गई, यानी 3 और होंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, लेकिन इनमें से ये नहीं पता चल रहा है कि इनमें से प्रीति के भाई हैं या बहन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या है। प्रीति हैज़ 3 ब्रदर्स। प्रीति के कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। अब देखो, अगर सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखो कि प्रीति के 3 भाई हैं, लेकिन प्रीति की कितनी बहनें हैं ये तो नहीं पता चल रहा ना, यानी सेकंड स्टेटमेंट से भी अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। अब जरा दोनों को कंबाइंड करके देखा जाए। कंबाइंड करके चेक करना बच्चा। देखो, फर्स्ट से नहीं पता कि ये भाई हैं या बहन, सेकंड से ये बता दिया गया कि प्रीति के 3 भाई हैं, लेकिन प्रीति की कितनी बहनें हैं ये सेकंड स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, यानी इससे हम अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो आइए ज़रा अब दोनों को कंबाइंड करके देखते हैं। तो प्रीति के पेरेंट्स के केवल 4 बच्चे हैं और दूसरा बोल रहा है प्रीति के 3 भाई हैं। तो अगर ये दोनों बातों को कंबाइन कर दिया जाए तो इससे ये पता चल जा रहा है कि प्रीति की कोई बहन ही नहीं, प्रीति के केवल कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। तो नंबर ऑफ सिस्टर इज 0। नंबर ऑफ सिस्टर इज 0, यानी प्रीति के कोई बहन नहीं है। यानी इस आंसर तक पहुंचने के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ा, यानी हमारा आंसर यहाँ होगा डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2
आर टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। दोनों को एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा। टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ अगर हम लोग बात जब करते हैं डेटा सफिशिएंसी की, तो इसे किस तरीके से हमें अप्रोच करना होता है। तो आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।